आए दिन न्यूज में एक टर्म बार बार देखी जाती है, दैट इज फिस्कल डेफिसिट। अभी करंटली इंडिया का फिस्कल डेफिसिट इज 4.4% ऑफ द जीडीपी। लेकिन ये फिस्कल डेफिसिट को बार बार इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी जाती है? बजट में एक सेपरेट कॉलम दिया जाता है जिसमें फिस्कल डेफिसिट के टारगेट्स रिपोर्ट किए जाते हैं, कितना फिस्कल डेफिसिट पास्ट में अचीव हुआ, आगे उसके क्या टारगेट्स हैं। और यूजुअली जब कोई भी कोविड लाइक सिचुएशन, कोई भी वॉर लाइक सिचुएशन आती है तो एक चीज जिसकी बात हमेशा होती है, दैट इज द फिस्कल डेफिसिट। तो चलिए समझते हैं ये फिस्कल डेफिसिट है क्या। फिस्कल डेफिसिट को समझने के लिए किसी भी इकोनॉमी या हाउस होल्ड के बजट की दो साइड्स को समझना जरूरी है। जब भी हम किसी भी इकोनॉमी का, जब किसी भी हाउस होल्ड का बजट तैयार करते हैं तो उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक उसका रेवेन्यू कंपोनेंट और दूसरा उसका एक्सपेंडिचर कंपोनेंट। एक्सपेंडिचर यानी कि उसका कितना खर्चा है मंथली, ईयरली, और रेवेन्यू माने उनकी कितनी इनकम है मंथली, ईयरली एंड सो ऑन। अब जैसे ये एक्सपेंडिचर और इनकम एक हाउस होल्ड के होते हैं, वैसे ये एक्सपेंडिचर और इनकम एक कंट्री के भी होते हैं। तो जब हमारी एक कंट्री के जो खर्चे हैं, जो एक्सपेंडिचर है, दैट इज ग्रेटर देन द इनकम ऑफ अ कंट्री, तो हम बोलते हैं कि द कंट्रीज बजट इज इन अ डेफिसिट। मीनिंग कि जब एक कंट्री ज्यादा खर्चा कर रही है और उसकी इनकम सफिशिएंट नहीं है उस खर्चे को पूरा करने के लिए, तो वो कंट्री एक डेफिसिट में चली जाती है। और अब अगर हम फिस्कल डेफिसिट को डिफाइन करें तो बेसिकली जब खर्चे ज़्यादा होंगे और इनकम कवर नहीं होगी तो ये अमाउंट वो अमाउंट दिखाता है जितना डेफिसिट का अमाउंट मैं मार्केट से बोरो करती हूँ। तो इट इज़ बेसिकली जब खर्चे ज़्यादा होंगे हमारी इनकम से तो हम मार्केट से कितना पैसा उठाते हैं एक साल में। ये यूजुअली परसेंटेज ऑफ जीडीपी में रिपोर्ट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, करंटली इंडिया का फिस्कल डेफिसिट इज 4.4% ऑफ द जीडीपी। मतलब इंडिया अपना जीडीपी का 4.4% मार्केट से करंटली बोरो कर रही है। अब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर 2026 टू 2027 में ये फिस्कल डेफिसिट घटकर 4.3% ऑफ द जीडीपी हो जाएगा। यानी कि हम अपना जो बोरोइंग है मार्केट से, और हम बोरो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे जो एक्सपेंडिचर हैं दैट इज ग्रेटर देन माई इनकम, तो हमारी वो कम होकर कितनी हो जाएगी? 4.3% ऑफ द जीडीपी। ये था इंडिया का केस। अगर हम यूएस की बात करें तो यूएस का फिस्कल डेफिसिट इज एज हाई एज 5 to 6% ऑफ द जीडीपी। यानी कि जो यूएस इकोनॉमी है उसके खर्चे उसकी इनकम से इंडियन इकोनॉमी के कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा है। तो चलिए समझते हैं क्या ये फिस्कल डेफिसिट अच्छा है एक इकोनॉमी के लिए, एक इकोनॉमी के लिए बुरा है। बट उसको समझने के पहले नाउ लेट्स लुक इनटू द फॉर्मूला ऑफ फिस्कल डेफिसिट। जब हम फिस्कल डेफिसिट के फॉर्मूले की बात करते हैं तो फिस्कल डेफिसिट इज गिवन बाय टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स माइनस नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट्स। अब इसके जो कंपोनेंट्स है इसको वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल एक्सपेंडिचर के दो पार्ट्स होते हैं, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर और दूसरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सबसे पहले समझते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर को। जब मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करती हूँ तो ये एक ऐसा खर्चा है जिससे हमारे एक कंट्री की एसेट्स या लायबिलिटीज में फर्क होता है। यानी कि कुछ ऐसा खर्चा जिससे एक कंट्री की एसेट्स बढ़ जाएं या कम हो जाएं, कोई भी कंट्री की बैलेंस शीट में लायबिलिटीज बढ़ जाएं या घट जाएं। और ये एक ऐसा एक्सपेंडिचर है जो रेगुलरली नहीं होता। यानी ऐसा नहीं है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर आप हर साल करेंगे। ये एक्सपेंडिचर डिपेंड करता है कि कब हो रहा है, कब नीड है तभी होगा। जरूरी नहीं है कि हर साल इसको करेंगे। इसके कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जब मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करती हूँ, सपोज मेरे पास एक लैंड पड़ा है, गवर्नमेंट के पास एक लैंड पड़ा है। अब उसने बेसिकली उस लैंड को जब खरीदा था तो उसके लिए कुछ पैसे दिए थे। जब उसने वो पैसे दिए थे तो ये एक गवर्नमेंट का एक एक्सपेंडिचर था। तो ये जो परचेज ऑफ अ बिल्डिंग, परचेज ऑफ एन एसेट है, जिससे उसका जो एसेट है वो बढ़ गया, जिसके लिए वो कुछ पैसे दे रही है, इसको हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। दूसरा एग्जाम्पल, सपोज गवर्नमेंट ने किसी को, किसी भी स्टेट को या किसी को भी लोन दिया। अब लोन देने के लिए हमें पता है कि गवर्नमेंट कुछ पैसे देगी और जब मनी का आउटफ्लो होगा तो वो एक खर्चा होगा। लेकिन इस मनी के आउटफ्लो की वजह से गवर्नमेंट की जो एसेट साइड है वो बढ़ जाएगी। क्यों? जब हम किसी को लोन दे रहे हैं तो वो हमारी एसेट साइड्स में रिफ्लेक्ट करेगा। तो जैसे ही हम उसको लोन देंगे और हमारी एसेट साइड बढ़ेगी तो इससे हमारा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो बढ़ जाएगा। तीसरी तरह का गवर्नमेंट का खर्चा, फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ने
पास्ट में कोई लोन ले रखा था, अब वो लोन जब रीपे करेगी तो ये भी एक तरह से मनी का आउटफ्लो है, ये भी एक तरह से कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो जो भी मनी का आउटफ्लो है जिससे हमारी बैलेंस शीट भी इफेक्ट हो रही है, लायबिलिटीज या एसेट साइड, उसको हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अभी तक हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करी। जब हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, ये बिल्कुल उसका अपोजिट है। वन, जिससे बैलेंस शीट की ना एसेट साइड इफेक्ट होती है ना लायबिलिटी साइड इफेक्ट होती है। एंड सेकंड, ये वो एक्सपेंडिचर है जो रीअकरिंग इन नेचर है, यानी हर साल जरूर होगा, हर महीने जरूर होगा। एंड दिस काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर इज काइंड ऑफ फिक्स्ड इन एन इकोनॉमी। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स समझ लेते हैं इसको बेटर समझने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, हम हर साल हर महीने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की सैलरीज देते हैं। सो दिस इज अ काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर जिससे ना हमारी एसेट्स बढ़ते हैं या कम होते हैं, ना हमारी लायबिलिटी साइड में कुछ चेंज होता है, बट स्टिल इट इज़ एन आउटफ्लो ऑफ मनी। नाउ इन दिस केस दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसी तरह के एक्सपेंडिचर, फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट की कुछ लीगल कॉस्ट है जो हर साल गवर्नमेंट बेसिकली मे बी अपनी बैलेंस शीट को मेंटेन करने में, उसकी जो ऑडिटिंग अकाउंटिंग कॉस्ट है जो हर साल अपने एम्प्लॉयज़ को दे रही है, अपने एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे कर रही है, अपने मिनिस्टर्स को दे रही है। अब ये तरह का जो एक्सपेंडिचर है, ना उससे एसेट्स चेंज हो रही है ना उससे लायबिलिटीज़ चेंज हो रही है, लेकिन ये आउटफ्लो ऑफ मनी है और ये रेगुलर इंटरवल्स के टाइम पे बार बार अकर होता है। सो दिस इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नाउ लेट्स मूव टू द रेवेन्यू साइड ऑफ द बजट, यानी इनकम साइड ऑफ द बजट। जैसे एक्सपेंडिचर साइड के दो कंपोनेंट्स है, वैसे ही इनकम साइड के भी दो कंपोनेंट्स है। वन ऑफ द सोर्सेज ऑफ इनकम इज द कैपिटल इनकम, यानी वो इनकम जिससे गवर्नमेंट का एसेट या लायबिलिटी साइड बढ़ या घट जाता है। एंड सेकेंड पॉइंट, इस तरह के इनकम से ये इनकम रेगुलर नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये हर साल होगी। इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। गवर्नमेंट ने सपोज अपना कोई लैंड सेल करा, इससे गवर्नमेंट का जो एसेट साइड है वो कम हुआ, लेकिन मनी फ्लोज इन, सो इट इज अ काइंड ऑफ रिसिप्ट। लेकिन कौन सा रिसिप्ट? इट्स अ कैपिटल रिसिप्ट। उसी तरह से और किस तरह से इनकम फ्लो करती है? सपोज गवर्नमेंट ने कुछ लोन किसी स्टेट को दिया था, अब वो लोन वापस आ गया, वो मनी उस स्टेट ने वापस कर दिए, तो एक तरह से ये जो एसेट था गवर्नमेंट का वो रिड्यूस हो गया, लेकिन क्योंकि मनी इज फ्लोइंग इन, सो दिस इज अ काइंड ऑफ कैपिटल रिसिप्ट्स। और किस तरह के रिसिप्ट्स हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट ने कुछ बोरोइंग करी, अब इसमें जैसे गवर्नमेंट बोरो करती है तो द मनी कम्स इन, सो दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ कैपिटल रिसिप्ट्स। अब बात करते हैं दूसरी तरह की रिसिप्ट्स की, दैट इज रेवेन्यू रिसिप्ट्स, यानी मनी इज फ्लोइंग इन, लेकिन हमारी बैलेंस शीट की ना एसेट साइड चेंज हो रही है ना लायबिलिटी साइड चेंज हो रही है, और ये रिसिप्ट्स रीअकरिंग इन नेचर है। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट ने एक PSU में इन्वेस्टमेंट कर रखी है जिसमें हर साल गवर्नमेंट को कुछ डिविडेंड या इनकम स्ट्रीम आती है। दिस इज वन एग्जाम्पल ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट। अब ये हर साल इनकम आएगी भी, और इससे ना गवर्नमेंट की एसेट साइड चेंज होगी ना गवर्नमेंट की लायबिलिटी साइड चेंज होगी। उसी तरह टैक्स, जब हर साल टैक्स कलेक्शन होती है तो गवर्नमेंट की एक इनकम है, लेकिन इस इनकम से ना गवर्नमेंट की लायबिलिटी साइड इफेक्ट होती है ना गवर्नमेंट की एसेट साइड इफेक्ट होती है। इट्स एन इनफ्लो ऑफ मनी विदाउट इफेक्टिंग द बैलेंस शीट। तो टैक्स रेवेन्यू इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट्स। उसी तरह जो भी लाइसेंस के लिए आप पेमेंट देते हो या कोई भी तरह की फीस देते हो जो गवर्नमेंट को जाती है, दैट इज वन एग्जाम्पल ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट। Now it's time to get back to the formula of fiscal deficit. Fiscal deficit is equal to total expenditure. अब ये expenditure में कौन से दो components आएंगे? Capital expenditure and revenue expenditure. And now you know the meaning of both with examples. Minus revenue receipts. Now you know the meaning of revenue receipts with examples. और revenue receipts का सबसे बड़ा example है tax collection. Minus, now there is a new term in the formula. Non-debt creating capital receipts, यानी इसमें सारी कैपिटल रिसिप्ट्स इंक्लूड होगी एक्सेप्ट बोरोइंग्स, यानी कि जो मनी इनफ्लो हो रहा है चाहे वो सेल ऑफ एसेट से हो रहा है, लेकिन दैट शुड नॉट बी बोरोइंग्स, नॉन डेट क्रिएटिंग। सो वो पैसा जो आ रहा है लेकिन बोरो नहीं है, तो दैट इज नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट्स। तो जब हम टोटल एक्सपेंडिचर से हम गवर्नमेंट की इनकम माइनस करते हैं, लेकिन हम वो पार्ट माइनस नहीं कर रहे जो गवर्नमेंट बोरो कर रही है, तो ये पैसा या तो सेल ऑफ एसेट से आ रहा है
या तो बेसिकली कोई लोन की रिकवरी है, देन इट इज़ फाइन, बट अगर ये बोरोइंग है तो हम ये मनी सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। सो दिस वुड गिव यू द फिस्कल डेफिसिट ऑफ एन इकोनॉमी। तो ये फिस्कल डेफिसिट वही बेसिकली शो करता है जितना नीड है गवर्नमेंट की बोरो करने की, तो उसके खर्चे जितना रेवेन्यू से ज़्यादा हैं और उसको बोरो करना पड़ेगा, फिस्कल डेफिसिट। अब फिस्कल डेफिसिट समझने के बाद ये समझना ज़रूरी है कि क्या ये फिस्कल डेफिसिट एक इकॉनमी के लिए अच्छा है या बुरा है। इसको समझने के लिए ये डिटरमाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो खर्चा गवर्नमेंट कर रही है, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट कुछ बोरो कर रही है, अब वो जो बोरोइंग अमाउंट है किस पे खर्च कर रही है। अगर गवर्नमेंट ये बोरोड अमाउंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट कर रही है, रोड्स, ब्रिजेस, रेलवेज बनाने में इन्वेस्ट कर रही है, तो इससे हमें पता है एक इकोनॉमी की ग्रोथ रेट बढ़ेगी। और जब एक इकोनॉमी की ग्रोथ रेट बढ़ेगी तो वो उसी इनकम से जो वो ग्रोथ जनरेट करेगी, उसी से ये वाले जो डेट है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो पे कर पाएगी। अब हमें पता है जो बोरोइंग्स है उसका कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट भी होता है। तो एज लॉन्ग एज जब ये ग्रोथ इकोनॉमी की हो रही है, और वो ग्रोथ कब होगी, जब गवर्नमेंट अपनी बोरोइंग्स को प्रोडक्टिव पर्पसेस यानी रोड्स, रेलवेज, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए खर्च करेगी, तो तब तक ये जो डेट है ये अच्छी है। लेकिन अगर गवर्नमेंट बोरो करके उस अमाउंट से को सब्सिडी देने लग जाए, कैश सपोर्ट देने लग जाए, फ्रीबीज देने लग जाए पुअर लोगों को, तो उससे इट इज सेड कि इट इज़ नॉट ग्रोथ प्रोड्यूसिंग, इससे हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ नहीं बढ़ेगी। या तो फॉर एग्जाम्पल इस मनी को गवर्नमेंट इन्वेस्ट करे पीएम्स की सैलरी बढ़ाने में, मिनिस्टर्स की सैलरी बढ़ाने में, या अपने आए दिन के एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे बढ़ाने के, तो इससे एक इकोनॉमी की ग्रोथ नहीं होगी। तो यानी कि डिपेंड करता है ये बोरोइंग गवर्नमेंट किस चीज़ के लिए कर रही है। अगर गवर्नमेंट बोरोइंग प्रोडक्टिव पर्पसेस के लिए कर रही है तो उससे ग्रोथ रेट बढ़ेगी और ये बोरोइंग को हम रीपे करने में आसानी होगी, तो देन दैट डेट इज गुड। Otherwise, the debt used for everyday expenses, used for redundant expenses, is not considered to be good. इसी के कॉन्टिन्यूएशन में एक टर्म आता है डेट सस्टेनेबिलिटी। हम बोलते हैं डेट इज सस्टेनेबल व्हेन ग्रोथ रेट ऑफ एन इकोनॉमी इज ग्रेटर देन द इंटरेस्ट रेट ऑन द डेट। यानी जब बोरो करने के बाद अगर ग्रोथ रेट एक इकोनॉमी की बढ़ जाती है, राइट, और अब जो इंटरेस्ट रेट हमें देना है that is less than this growth rate, then the debt is known as सस्टेनेबल इन एन इकोनॉमी। अक्सर इंडियन इकोनॉमी के लिए ये बात कही जाती है कि इंडियन इकोनॉमी इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, और अभी क्योंकि ये डेवलपिंग स्टेज पे है तो ये बोरोइंग्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम बोरोइंग कर कर रोड्स पे इन्वेस्ट करें, रेलवेज पे इन्वेस्ट करें, इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करें, पावर पे इन्वेस्ट करें। ऑन द अदर हैंड अगर हम यूएस इकोनॉमी की बात करें तो ग्रोथ रेट ऑब्वियसली हम कोई भी डेवलप्ड इकोनॉमी का कम होता है। ऑल्सो आजकल यूएस को मार्केट से बोरो करने में प्रॉब्लम हो रही है। वाई? बिकॉज दे आर लूजिंग देयर क्रेडिबिलिटी इन द इंटरनेशनल मार्केट डे बाय डे। सो इन ड्यू टू दीज फैक्टर्स डेट की सस्टेनेबिलिटी भी सफर करती है। सो इन दिस वीडियो लेक्चर वी कवर्ड फिस्कल डेफिसिट। वी कवर्ड 4 components of fiscal deficit: capital expenditure, revenue receipts and capital receipts. Also we saw that in what cases is the debt sustainable or is the debt not sustainable. So if you have any doubts and if you have any comments regarding what all was covered, do let us know in the comment section. Thank you everyone.